हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम इस सीरीज़ में जो है वो पॉलिटी के उन सभी प्रश्नों को देख रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे बीपीएससी के द्वारा बिहार के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस संबंध में जो है हमने पिछले 3-4 लेक्चर किए हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखे हैं तो आप वो जाकर देख लीजिए। उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो है पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की क्लासेस भी जो है और ईवीएस की क्लासेस जो है वो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से जो है आप सभी को जो है क्लासेस का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको पीडीएफ जो डेली क्लास पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर हमने जो है वो यूथ 2025 की बुक का पीडीएफ भी दे दिया है और घटना चक्र की बुक का भी पीडीएफ दे दिया है, और इसके अलावा जो है वो बिहार की जो स्पेशल की जो बुक है उसका भी हमने पीडीएफ दे दिया है। तो आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ प्राप्त करके आप पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जो है हमने उपराष्ट्रपति तक का किया था, तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी ने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि किस सभा का अध्यक्ष जो है उसका सदस्य नहीं होता है। तो आप सभी को पता है कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वो उसका सदस्य नहीं होता है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है राज्यसभा वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपका 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में जो है वो पूछा गया सवाल है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है। संविधान अनुच्छेद 89(1) एवं अनुच्छेद जो है वो 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो ये आपका 63वीं बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। तो आसान सा सवाल है, मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले ही बताया कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो इसीलिए हमारा जो है बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा उसी से मिलता जुलता है कि राज्यसभा का जो है सभापति कौन होता है। आपसे ये 45वीं बीपीएससी प्री 2022 1 और 2 में पूछा गया है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का जो है वो पदेन सभापति होता है। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा के जो है वो चेयरमैन कह लीजिए या सभापति कह लीजिए, बात एक ही है, वो कौन होता है। तो उस जो हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वो जो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं या सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, देखिए कौन सा कथन जो है वो असत्य है आपको बताना है, और ये 38वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो देखिए आपसे कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये हमारा जो कथन दिया गया है ये सही है। और आपसे अगला ऑप्शन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति बनता है। तो ये भी हमारा सही है। और आपका जो अगला ऑप्शन है वो कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वो भारत का राष्ट्रपति करता है। तो देखिए, मैंने पहले ही क्वेश्चन में आप सभी को बताया कि जो इसका सदस्य होता है वो मतलब इसका जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा, दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा होता है। तो ये हमारा सी विकल्प गलत है। और भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो ये आसान सा सवाल था, आप आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। तो हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि 2022 के भारत के 16वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है वो उस टाइम पे पूछा गया था, लेकिन ये अब नहीं पूछा जाएगा। तो इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। देखिए वैसे तो अगर 16वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन है तो निर्वाचक मंडल की बात करें तो राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य 2022 की बात है, और राज्यसभा के 12 और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य, और दोनों सदनों को मिलाकर बने कितने 788। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और अब भी लगभग यही चीज़ें हैं जो हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है
कि मोहम्मद जो है हामिद अंसारी जो थे वो भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में उनका क्रम कौन सा था आपको बताना है। ठीक है, तो उनका क्रम जो था वो कौन सा था, तो उनका क्रम जो है वो 12वां था। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। तो हामिद अंसारी जी जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका जो है 12वें नंबर का क्रम था, वो 12वें नंबर के जो है वो भारत के उपराष्ट्रपति थे। तो इसीलिए जो हमारा 48वीं, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है हमारा वो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी 2008 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। देखिए, श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति क्रमानुसार 12 है। वर्तमान में व्यक्ति क्रमानुसार 14वें उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। ठीक है, याद रखिएगा जगदीप धनखड़ कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो 14वें नंबर के। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। भारत का प्रधानमंत्री जो है वो मुख्य है, तो राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, या राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो भारत का प्रधानमंत्री होता है वो केंद्रीय सरकार का जो है वो मुख्य होता है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान जो है प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का जो है व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता होते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, किसके सदस्य होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। इसलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और ये जो आपका सवाल है वो 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है, लेकिन आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का भी सदस्य हो। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत का जो है प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है। तो आपको बताना है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है वो किसके प्रति जवाबदेह है, तो वो जो है लोकसभा के प्रति जो है वो जवाबदेह है। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, तो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूँकि मंत्रिपरिषद का प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, इसीलिए प्रधानमंत्री भी जो है वो लोकसभा के प्रति ही जवाबदेह है। हमारा अगला सवाल है कि संघीय मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, या संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, आपको ऐसा बताना है। ठीक है, जो संघीय मंत्रिपरिषद है उनके मंत्री जो है वो सामूहिक रूप से किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ये जो है वो केवल लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होते हैं। इसीलिए हमारा जो डी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। आपसे अगला सवाल जो पूछा जा रहा है वो आपका 40वीं बीपीएससी प्री 1995 में पूछा गया सवाल है कि मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। तो मैंने बार बार आपको बताया कि मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और यहाँ जो है वो लोकसभा नहीं दिया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा कि लोकसभा के प्रति ही जो उत्तरदायी होती है। ठीक है, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः जो है निकटतम उत्तर जो होगा वो संसद हो सकता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि क्या है, तो आप लोग सीधा सीधा याद रखिएगा कि लोकसभा के प्रति होता है। अगर लोकसभा, अब तो ऑप्शन में आपको लोकसभा ही मिलेगा, ठीक है, संसद नहीं मिलेगा, क्योंकि संसद में जो है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलते हैं, तो इसीलिए हम संसद नहीं कह सकते हैं, हम लोकसभा ही कह सकते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है वो किसके अधीन रहकर कार्य करती है, तो हमारी जो कार्यपालिका है वो विधायिका के अधीन रहकर जो है वो कार्य करती है। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो भारत में जो है वो संसदात्मक जो है वो शासन प्रणाली अपनाई गई है, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका, ठीक है, और के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन विधायिका के सदस्यों में से होता है, और कार्यपालिका जो है
वो सामूहिक रूप से विधायिका या लोकसभा के प्रति जो है वो उत्तरदायी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% की सीमा निर्धारित की गई है। तो 1 नंबर का सवाल तो आपका ये बनता है कि जो मंत्री परिषद की जो है संख्या जो होगी वो अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो कुल सदस्यों का जो है वो 15% हो सकती है, याद रखिएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा। और ये जो संविधान संशोधन था वो कौन से नंबर का था, तो 91 नंबर का था। ठीक है, 91 नंबर का संविधान संशोधन था 2003 में। तो याद रखिएगा हमारा जो, अगर हम बात करें तो 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75(1) में खंड 1 का जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद के प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा 91 संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा अगला सवाल है कि हाल ही में जो है वो अल्पसंख्यक मंत्रालयों के प्रभार का प्रभार जो है वो किसे सौंपा गया है, तो वो हमारा जो है किसे सौंपा गया है, तो स्मृति ईरानी को सौंपा गया है। किसे सौंपा गया है, तो स्मृति ईरानी को। ठीक है, अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान जनवरी 2025 के अनुसार जो है अल्पसंख्यक मंत्री जो है वो किरण रिजिजू है। ठीक है, जबकि अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन है। ठीक है, तो 2022 में जब ये सवाल पूछा गया था दोस्तों, तब जो है वो स्मृति ईरानी थी, लेकिन अब जो है वो अल्पसंख्यक मंत्री जो हैं वो किरण रिजिजू हैं और ये कानून मंत्री भी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा अगला जो सवाल है वो है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है या कौन है, तो आप सभी को बताना है कि केंद्र सरकार में जो है वो उच्चतम जो है वो नागरिक सेवा अधिकारी कौन है। तो जो मंत्रिमंडल का सचिव होता है, ठीक है, जिसे हम कैबिनेट सचिव कहते हैं, वो जो होता है वो केंद्र सरकार में जो है उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए ये जो सवाल है आपका वो 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो भारतीय प्रशासन में जो है विभाजन प्रणाली जो है वो आपका किससे संबंधित है, तो नीति और कार्यान्वयन से। ठीक है, तो नीति और कार्यान्वयन जो है वो हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए इसका मतलब हम समझते हैं। अब ये जो आपका सवाल है वो 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया है। देखिए भारतीय प्रशासन में जो है वो विभाजन प्रणाली जो है वो नीति निर्माण और उसके क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें जो है सचिवालय जो है योजना एवं नीति निर्माण का संबंधित काम करता है, जबकि नीतियों का क्रियान्वयन जो है वो संबंधित निकाय और एजेंसियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि नीति और कार्यान्वयन जो है वो क्यों सही था। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो प्रधान होता है वो हमारा प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का जो है वो प्रधान या अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, याद रखिएगा। अब तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वहाँ पे जो है वो राष्ट्रपति होता है, ये भी याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर जो है परामर्श कौन देता है, तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, ठीक है, वो जो होते हैं वो भारत सरकार को जो है कानूनी विषयों पर जो है वो परामर्श देते हैं। इसीलिए हमारा जो ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानून मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल या जिसको हम महान्यायवादी कहते हैं उसकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। देखिए प्रथम विधि अधिकारी जो है भारत सरकार का कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या भारत का महान्यायवादी या जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। ठीक है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा गया है कई बार कई एग्ज़ाम में कि जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है कि भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है,
तो सारी कहानी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई कि ये जो है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये सवाल जो है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया सवाल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक जो है वो वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा जो अगला सवाल है वो सवाल है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो देखिए, वो जो है भारत का महान्यायवादी होता है, ठीक है, जिसको हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये जो होता है ये आपके संसद के दोनों सदनों में जो है वो भाग ले सकता है, लेकिन आपका जो है वोट नहीं दे सकता है, ठीक है। क्या नहीं दे सकता है? तो वोट नहीं दे सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और ये जो है आपका 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी प्री 2016 तक जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर हम बात करें तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यायवादी भाग ले सकता है, चूँकि प्रश्न के विकल्प में उपराष्ट्रपति भी है और वह अभी संसद का जो है सदस्य नहीं होता, इसलिए राष्ट्रपति भी जो है उपराष्ट्रपति भी उत्तर सही हो सकता है। हालांकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पदेन से हटाने का प्रस्ताव सदन में विचारणीय हो तो उस समय राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति नहीं होता। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में जो है वो अपने बात रख सकता है सदन में। यदि संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात की जाए तो वो हमारा कौन लेता है? तो वो महान्यायवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में ही होती है, लोकसभा में नहीं होती है। और साथ ही प्रश्न में भारत का जो सरकार का जो अधिकारी होता है वो शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसीलिए जो हमारा सटीक उत्तर होगा वो हमारा क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ही होगा और भारत का महान्यायवादी ही होगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल जो है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ठीक है। तो आपको बताना है कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, वो कौन है? तो ये जो होगा हमारा यहाँ दोनों विकल्प सही हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति भी ले सकता है और हमारा जो है वो महान्यायवादी भी ले सकता है। तो इसीलिए हमारा ए और सी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये जो सवाल है वो 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी प्री 2008 तक पूछा गया सवाल है। हमारा जो अगला सवाल है वो है कि वरीयता क्रम। आप देखिए, भारत के वरीयता क्रम में जो है निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो ठीक है, अब आप देखिए, सबसे पहले हमारा क्या आता है? राष्ट्रपति आता है, और राष्ट्रपति के बाद जो आता है वो हमारा उपराष्ट्रपति आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, वरीयता क्रम या टेबल ऑफ प्रेसिडेंस जो है केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं ऑर्डर से संबंधित है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा के अध्यक्ष जो है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में जो है वो एक समान स्थान दिया गया है, ठीक है, एक समान ही स्थान दिया गया है। तो इसीलिए हमारा जो है वो ई विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि क्या है कि यूपीएससी के अध्यक्ष जो है मुख्य चुनाव आयुक्त और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये तीनों एक ही समान के वरीयता क्रम में आते हैं। इसीलिए जो हमारा एक उपयुक्त में से एक से अधिक जो विकल्प है ई विकल्प वो हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे कह रहा है कि इसको सार्थक क्रम में लगाना है। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले नंबर 1 पे जो आता है वो हमारा राष्ट्रपति आता है, और राष्ट्रपति के बाद क्या आता है? तो हमारा राष्ट्रपति के बाद जो हमारा आएगा वो उपराष्ट्रपति आएगा। कौन आएगा? तो उपराष्ट्रपति आएगा। और उसके बाद जो हमारा आएगा वो प्रधानमंत्री आएगा, ठीक है, प्रधानमंत्री नंबर 3 पे आएगा। और उसके बाद जो है वो अध्यक्ष जो हमारा आएगा वो नंबर 4 पे आएगा। और फिर जो है हमारा वो सांसद जो है वो नंबर 5 पर आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आगे 2 होना चाहिए और पीछे 5 हो जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति नंबर 1 पर आएंगे तो 2 जो है वो राष्ट्रपति आगे होना चाहिए और सांसद जो है सबसे पीछे होना चाहिए। तो 2 केवल सबसे एक ही विकल्प में मिल रहा है हमको, सी में, इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोग लगा सकते थे। देखिए, 68वीं बीपीएससी 2023 में पूछा गया था, तो ये 1 नंबर तो आपको फ्री का मिल सकता था अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। भारतीय राजनीतिक प्रणाली में जो है वो संविधान के अंतर्गत जो है अधिकारियों के वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति का पद जो है वो सर्वोच्च है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और सांसद आते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये आज का सेशन जो हमारा यहीं तक रहेगा दोस्तों। इसके अलावा जो है ऐसे ही छोटे छोटे सेशन के साथ में आपका जो है वो सारा जो है वो पॉलिटी का सेक्शन जो है वो हम कवर कर देंगे, और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम जो है घटना चक्र
ख़त्म होने के बाद जो है, और उसके बाद जो है वो जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक हैं, चाहे आपका यूथ कंपटीशन का हो या जितनी भी इम्पोर्टेंट बीपीएससी के लिए बुक हैं और क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम करवा देंगे। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे छोटे सेशन ही अटैम्प्ट करिए और रेगुलर प्रैक्टिस करिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे का सेशन ले लेंगे तो क्या है कि सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक नहीं देंगे और रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपको एक सवाल भी याद होने वाला नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट करिए। साथ ही साथ क्या है, ये एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। और उसके पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है। और साथ साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही जब वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।